एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ी थी। के आगे फर्दर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम जानते हैं कि एल्काइल हैलाइड की जो सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, फिलहाल रिवाइज करते हैं एक बार। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये एक एल्काइल हैलाइड है और इस एल्काइल हैलाइड पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करे, इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इस एक्स ग्रुप को, आप जानते हो ये एल्काइल और ये हैलाइड, हैलाइड को जब कोई न्यूक्लियोफाइल आकर रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, आर एन यू प्लस एक्स निगेटिव चार्ज। ये सब हुआ कैसे है? हम जानते हैं कि इस बॉन्ड की पोलैरिटी कह रही है कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हैलोजन से कम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक्स की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर ये आर पॉजिटिव की फॉर्म में और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये अटैक करेगी इस आर पर और फाइनली हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा आर एन यू और एक्स नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बेसिकली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है। अब फोकस करने वाली बात क्या है इसमें कि जो न्यूक्लियोफाइल है इस एल्काइल हैलाइड पर दो तरीके से अटैक कर सकता है। वो क्या क्या हो सकता है? अगर हम देखें तो वो अटैकिंग जो मेथड है या तो हो सकता है SN1 या फिर हो सकता है SN2। SN1 का मतलब यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही SN2 के लिए बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब तक हमने इस चैप्टर में देखा कि कैसे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं और कैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन में भी सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड जब किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी एक्स ग्रुप को बाहर निकाल देता है और उस एक्स की जगह पर कौन आ जाता है, एक न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। ये दो तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर सकता है। पहला तरीका SN1 के थ्रू, दूसरा तरीका SN2 के थ्रू। हम वन बाय वन इन दोनों रिएक्शंस को आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। पहला है हमारा SN1 रिएक्शन। अभी हमने देखा यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो हम देखेंगे कि कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा और ये एल्काइल हैलाइड पहले स्टेप के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं SN1 की, SN1 में एल्काइल हैलाइड ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन और ये RDS स्लो, हम जानते हैं कि जो स्टेप स्लो होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो ये RX पहले स्टेप के अंदर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल जाएगा। तो यहाँ बनेगा R पॉजिटिव और साथ में X नेगेटिव। R पॉजिटिव को हम जानते हैं क्या है, ये कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन एक कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। फर्दर जब हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे इस रिएक्शन में तो ये R पॉजिटिव पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर देगा और अटैक करने के बाद बन जाएगा RNU। अल्टीमेटली यहां पर जो रिएक्शन हुई वो हुई SN1 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन में मेन फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बना, कार्बोकैटायन। अगर इस रिएक्शन के लिए हम रेट लिखें तो रेट कैसे लिखेंगे, के
स्लो आरडीएस फर्स्ट स्टेप के अंदर ही है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स, तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर निकल के आएगा वो कितना होगा 1। तो कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस SN1 रिएक्शन में। पहला है इसकी रेट डिपेंड्स ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। हम जान रहे हैं कि सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर रहा है। जब न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट स्टेप में अटैक नहीं कर रहा है तो इसकी कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दूसरी बात करें हम, यहां पर बन रहा है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन क्या है, एक इंटरमीडिएट है। इस रिएक्शन में बीच में बनने वाली स्पीसीज क्या है, एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट भी कौन सा, कार्बोकैटायन। हम जानते हैं कि जितना जल्दी से ये कार्बोकैटायन बनेगा ये रिएक्शन की रेट उतनी ही ज्यादा होगी। अब कार्बोकैटायन कैसे बनेगा हम जानते हैं, अगर मान लो 3 तरह के हम एल्काइल हैलाइड लें, ये हमारा पहला वाला, और ये CH3 H और X, फिलहाल इन दो को ही कंपेयर कर लेते हैं। अगर ये X ग्रुप यहां से बाहर निकले और ये X ग्रुप अगर यहां से बाहर निकले, तो यहां पर जो कैटायन होगा वो 3 डिग्री कैटायन होगा, और यहां पर जो कैटायन होगा वो 2 डिग्री कैटायन होगा। अब आप जानते हो कि 3 डिग्री कैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है किसी भी 2 डिग्री कैटायन से। उसकी वजह क्या है, जब देखेंगे तो इससे फर्दर CH3 और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास 3 ग्रुप हैं, और ये तीनों ग्रुप 1 by 1 प्लस H एंड प्लस I के द्वारा इस कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहे हैं। हम यूं कह सकते हैं कि अगर ये एल्काइल हैलाइड लें या फिर ये एल्काइल हैलाइड लें, दोनों की सेम SN1 रिएक्शन करवाएं, तो हम देखेंगे कि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड ज्यादा जल्दी से रिएक्शन देगा, और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड और स्पीड उसकी कम होगी, और उसके बाद फर्दर 1 डिग्री, और लास्ट में फिर CH3X जो होगा वो हमारा सबसे स्पीड उसकी कम होगी किसी भी SN1 रिएक्शन के लिए। और उसकी वजह भी आपके सामने है कि क्या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, और कम है तो कम होगी। फर्दर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे लिए SN1 के लिए, वो देखते हैं एक बार क्या क्या है। अगर ये Rx में हम वेरिएशन करें, Ri, Rbr, RCl और Rf, हमने एल्काइल हैलाइड मल्टीपल टाइप के ले लिए हैं। अब यहाँ पर आयोडाइड है, यहाँ ब्रोमाइड, यहाँ आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर इनमें कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि ये बॉन्ड टूटना है, तो जितना जल्दी ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बनेगा R पॉजिटिव और साथ में I नेगेटिव, यहाँ पर बनेगा R पॉजिटिव और Br नेगेटिव, R पॉजिटिव Cl नेगेटिव, R पॉजिटिव और F नेगेटिव। हम जानते हैं कि जैसे ये बॉन्ड टूटेगा या I नेगेटिव बनेगा, और I नेगेटिव एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। जितना बढ़िया लीविंग ग्रुप है, इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को लेकर वो बाहर निकल जाएगा, और जितना जल्दी बाहर निकलेगा ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा तो ये R पॉजिटिव बनेगा, और R पॉजिटिव पे इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। तो हम देखेंगे I नेगेटिव क्यों है ये अच्छा लीविंग ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं I का साइज ज्यादा है, और जब साइज इसका बिग है, बड़ा साइज होने की वजह से जो इस नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज इजीली हो सकता है। ये नेगेटिव चार्ज इस आयोडीन के ऊपर अच्छे से डिस्पर्स हो सकता है। जैसे कंपेयर कर लें आयोडीन और फ्लोरीन को, अगर ये आयोडीन का साइज है और ये फ्लोरीन का साइज है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली इस पर डिस्पर्स हो सकते हैं, जबकि इस केस में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, डिस्पर्स नहीं होगा। डिस्पर्स नहीं होंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं बनेगा जितना आयोडीन का स्टेबल बनेगा। तो हम अल्टीमेटली कह सकते हैं कि अगर Rx में हम वेरिएशन लें तो वेरिएशन के थ्रू हम देखेंगे कि Ri की रेट SN1 के लिए ज्यादा होगी,
और RBr, RCl फर्दर वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो अभी तक कुछ कंक्लूजन निकाले हैं हमने SN1 रिएक्शन के लिए, वो क्या क्या है। पहली बात कि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला है कि इसमें एक कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। और फर्दर बात करें हम अगर RX की बात करें तो RX में RI सबसे ज्यादा रेट होगी, RBr, RCl और सबसे लास्ट में RF। यहां तक हमने देखा कि SN1 रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस हो रहे हैं उनको किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। हमने देखा कि कैसा कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन में वेरिएशन ले सकते हैं, एल्काइल हैलाइड में वेरिएशन ले सकते हैं। अब हम इस SN1 रिएक्शन के लिए देखेंगे कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या क्या है। कहने का मतलब यह है कि इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस के अलावा हम देखेंगे कि स्टीरियो में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उनको हम देख लेते हैं, और जब जो चेंजेस होंगे उनको हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फर्दर पढ़ेंगे। देखते हैं, एक लेते हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम कोई भी कायरल कार्बन लेंगे। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन जिस पर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हों, ये आप जानते हो। तो ये कायरल कार्बन बनाया मैंने, ठीक है। सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस नहीं है यहां पे, सिर्फ हम स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिकल चेंजेस की। तो ये पहला स्टेप है SN1 रिएक्शन का, और हम जानते हैं कि यहां पर ये सिस्टम कैसा है, टेट्राहेड्रल सिस्टम है। जब ये टेट्राहेड्रल सिस्टम है तो यहां से ये Br अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा, तो ये अल्टीमेटली चेंज हो जाएगा CH3 कुछ इस तरह से HC2H5 और यहां पर एक कैटायन। अच्छा, चेंज क्या हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। जब कायरल कार्बन था, हम जानते हैं कि कायरल कार्बन कौन से सिस्टम में होता है, टेट्राहेड्रल सिस्टम में होता है। जैसे ही ये Br निकलेगा, नाउ इट्स हाइब्रिडाइजेशन कन्वर्टेड इनटू sp2। यहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp3, और जब ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो ये स्ट्रक्चर जो पहले यहां पे कौन सी स्ट्रक्चर थी, है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर थी, यहां पे ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई है, प्लेनर। जब स्ट्रक्चर प्लेनर हो गई है, कार्बोकैटायन बन गया है, तो ये स्ट्रक्चर कैसी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। अब यहां से हम सेकंड स्टेप स्टडी करें तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए दो कंडीशन है, या तो वो फ्रंट साइड से अटैक कर सके या फिर वो बैक साइड से अटैक कर सके। दोनों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये प्लेनर सिस्टम है। मैं आपको एक मॉडल के थ्रू भी एक्सप्लेन करके दिखाता हूं कि कैसे ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी है। देखो, ये एक टेट्राहेड्रल सिस्टम है, दिख रहा है आपको, जो शुरुआत में मैंने बनाया हुआ है ये वाला। ये एक टेट्राहेड्रल सिस्टम है, इसमें एक ग्रुप ऊपर लगा हुआ है ग्रीन बॉल के तरफ, ये रेड, ये स्काई ब्लू और ये येलो। ये जो दोनों दिख रहे हैं आपको, ग्रीन और स्काई ब्लू, दोनों इंडिकेट कर रहे हैं एक CH3 को और एक Br को। जो ये रेड बॉल है जो आपकी तरफ दिख रही है वो इंडिकेट कर रही है C2H5 ग्रुप को, और जो ये येलो बॉल है जो पीछे की तरफ है, मतलब बिलो ऑफ द प्लेन, या फिर बिलो ऑफ द प्लेन के अलावा मैं अगर यूं कहूं कि ये अवे फ्रॉम द व्यूअर, देखने वाले से दूर होगी, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रही है ये येलो बॉल। तो हुआ क्या कि यहां पर इस Br को हमने जैसे यहां से निकाला, ये सिस्टम चेंज हो गया। पहले टेट्राहेड्रल सिस्टम था, अब ये टेट्राहेड्रल सिस्टम कन्वर्ट हो जाएगा
इस सिस्टम में। अब आपको सिस्टम दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन में है तीनों बॉल्स। यहां पर ये कार्बन है, तो ये तीनों बॉल्स प्लेन में है। यही डिफरेंस है टेट्राहेड्रल सिस्टम और इस sp2 वाले प्लेनर सिस्टम में। हम देखेंगे क्या है कि ये तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में है। अब देखो क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात, कि आने वाला इस टाइम पर न्यूक्लियोफाइल है, किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर अटैक करेगा। अब उस न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल वो डायरेक्ट फ्रंट साइड से अटैक करे, जिस साइड से Br गया है उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए। पहली पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये प्लेनर सिस्टम है और प्लेनर सिस्टम है तो पॉसिबिलिटी तो दोनों ही है, तो जब वो यहां से अटैक करेगा, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, वो इस साइड से अटैक करे, इस साइड से, Br जिधर से गया है उसके अपोजिट साइड से। तो दोनों पॉसिबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। तो हम देखेंगे कैसे बनेगा जब कोई न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से अटैक करा। फ्रंट साइड मतलब जिस साइड से Br गया है उस साइड से ही अटैक करें, तो क्या बनेगा देखो, कार्बन CH3 C2H5, ये इथाइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है, और यहां पर क्या अटैच हो गया? न्यूक्लियोफाइल। हम न्यूक्लियोफाइल की जगह पर OH ले सकते हैं, जिससे हमें आसानी रहेगी फिर बाद में। न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। तो हम देखेंगे यहां पर हमने OH नेगेटिव लिया, तो ये OH नेगेटिव को अटैच कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल ने फ्रंट साइड से ही अटैक किया है, जिस साइड से Br गया है उसी साइड से OH नेगेटिव आया है, ये स्पीसीज बनी। अगर मैं OH नेगेटिव का अटैक दूसरी साइड से कराऊं, बैक साइड से अटैक कराऊं, तो बैक साइड से अटैक करवाने के बाद बनेगा क्या? कार्बन CH3 C2H5 H सबसे पहले हम अटैक करा देते हैं OH का बैक साइड से। ये फ्रंट साइड से था, ये पीछे की साइड से अटैक होगा। बाकी दोनों ग्रुप को अटैच कर देते हैं, C2H5 और यहां पर H। अब देखिए क्या हुआ, SN1 रिएक्शन ही है। कैसे कि Br गया है, कार्बोकैटायन बना है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया है। हमने स्टीरियो चेक करी है कि इस रिएक्शन के ड्यूरिंग दिस रिएक्शन स्टीरियो में क्या क्या चेंजेस आए, तो वो देखेंगे। पहले अगर इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? RS कॉमन कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो नंबर 1 इसको मिलेगा Br को, नंबर 2 C2H5, नंबर 3 CH3। अब आप जान रहे हो Br सेकेंड थर्ड, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। अगर मैं 1 2 3 ये रोटेशन दूंगा, तो ये रोटेशन कौन सा हुआ? क्लॉकवाइज रोटेशन। तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हुआ R। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान देंगे। शुरुआत में इसका कॉन्फ़िगरेशन था R, और फर्दर फिर जैसे ही इसने फ्रंट साइड से अटैक किया, तो देखेंगे इसको 1, इसको 2, इसको 3, और 1 2 3 रोटेशन फिर से देंगे, तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हुआ? R। कहने का मतलब जिस साइड से हमारा Br गया है उसी साइड से कोई न्यूक्लियोफाइल आया तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं हुआ, R का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? R हुआ। दैट मीन्स रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, आप जानते हो कि अगर कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज ना हो तो उसको बोलते हैं रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पे चेक करते हैं, यहाँ OH को 1, C2H5 को 2, CH3 को 3, 1 2 3 रोटेशन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम जानते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं? S कॉन्फ़िगरेशन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये R था और यहाँ पे किस में चेंज हो गया? S में चेंज हो गया। मतलब R से S में कन्वर्ट हुआ। जब R से S में कन्वर्ट हुआ मतलब यहाँ पे हुआ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अल्टीमेटली जो बात समझ में आई है वो ये है कि SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के पास कार्बोकैटायन प्लेनर बनने की वजह से दो पॉसिबिलिटी हैं, एक फ्रंट साइड से अटैक करने की और एक बैक साइड से अटैक करने की। दोनों ही पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो अगर फ्रंट साइड से अटैक किया तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और अगर बैक साइड से अटैक किया तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। दोनों पॉसिबिलिटी इक्वल हैं,
क्योंकि स्ट्रक्चर प्लेनर है। अभी मैंने आपको मॉडल के थ्रू समझाया कि या तो फ्रंट साइड से अटैक करे या बैक साइड से अटैक करे। दोनों ही पॉसिबिलिटी होने की वजह से SN1 रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट 50% ये वाला बनता है और 50% ये वाला बनता है, अगर ये प्रोडक्ट 50% ये और 50% ये, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ R एंड S दोनों का है, तो इन दोनों को कंप्लीटली बोलेंगे क्या, R प्लस S, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। और ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया SN1 के लिए कि किसी भी SN1 रिएक्शन में अगर कायरल कार्बन लेते हैं और न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं, फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक करने की। और जब फ्रंट साइड से करेगा तो रिटेंशन होगा और बैक साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा। अगर ये दोनों 50-50% बनते हैं तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलने वाला है, रेसमिक मिक्सचर, जब इक्विमोलर हो। अगर परसेंटेज ऑफ रिटेंशन अगर ज्यादा है और इन्वर्जन की अगर परसेंटेज कम है तो यहां पर रेसमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा। जनरली हम देखते हैं कि SN1 रिएक्शन में हमें क्या मिलने वाला होता है रेसमिक मिक्सचर। तो मुझे लगता है कि आपको SN1 रिएक्शन में इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस और स्टीरियोकेमिकल चेंजेस दोनों समझ में आए होंगे। फिलहाल मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं कि किसी भी एल्काइल हैलाइड में हम देखेंगे कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो दो तरीके से अटैक कर सकता है, SN1 के थ्रू और SN2 के थ्रू। हमने SN1 पढ़ा, SN1 में हमने देखा कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक जब करेगा उससे पहले वहां पर RX बॉन्ड में ब्रेक होगा और वो स्लो स्टेप है, इसकी वजह से कैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन जितना इजीली बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनने की रेट 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज्यादा होती है, उसकी वजह है उसकी स्टेबिलिटी। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, बात सिर्फ 3 डिग्री या 2 डिग्री की ही नहीं है, अगेन हम GOC के थ्रू किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल हुआ, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हुआ, SN1 के लिए रेट भी उतनी ही ज्यादा होगी। एक चीज और है जो इसमें पॉसिबल है, क्योंकि अब इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कार्बोकैटायन बनने के लिए हम देखेंगे कि इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। जो जिन स्टूडेंट्स को रीअरेंजमेंट की नॉलेज है वो इसको आगे पढ़ सकते हैं। फिलहाल तुम्हारे काम का इतना ही है कि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा रेट उतनी ही ज्यादा होगी। एल्काइल हैलाइड के रेस्पेक्ट में भी हम वेरिएशन कर सकते हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन आयोडीन के साथ ही रिएक्शन RX में भी वेरिएशन करें तो RI की रेट ज्यादा होगी RBr से, और फिर क्लोरीन और फ्लोरीन की रेट कम हो जाएगी। उसकी वजह मैंने बताई कि आयोडीन का साइज ज्यादा है, बड़ा है, और उस पर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इजीली पॉसिबल है। इस रिएक्शन की रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है किस पर, RX की कंसंट्रेशन पर, क्योंकि स्लो RDS स्टेप में उसी का ही यूज हो रहा है। फाइनली हम स्टीरियोकेमिकल चेंजेस की बात हम कर ही चुके हैं, तो इस SN1 रिएक्शन में बनता क्या है, रेसमिक मिक्सचर बनता है। तो हमने कंप्लीटली SN1 रिएक्शन की बात इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस विद स्टीरियोकेमिकल चेंजेस के साथ में कर ली है। फिलहाल हम बढ़ते हैं SN2 की तरफ। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना, इसमें भी RX पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, लेकिन उसमें तरीका दूसरा होगा। उसमें SN1 तरीका था, यहां पर तरीका जो होने वाला है वो SN2 है। तो SN2 में देखेंगे क्या होगा RX और इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और अब जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जैसे SN1 रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक पहले हो गया था और उसके बाद सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था, जबकि SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। SN2 रिएक्शन में अगर ये बॉन्ड यहां से टूटने वाला है तो साथ ही साथ बैक साइड से, कहां से, बैक साइड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस R पर, और बनेगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ये R की तरफ मूव कर रहा है
और ये बाहर की तरफ। यहां जो स्टेट बनेगी दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। कहने का क्या मतलब है कि ये आर ग्रुप से ये एक्स तो दूर जा रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ रहा है। दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करें तो उस रिएक्शन में यहां पर कौन सी में SN1 रिएक्शन में इस स्टेप में कार्बोकैटायन बन गया था, जबकि SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन ना बन के क्या बनने वाला है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनने वाली है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट वो जहां पर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, ये बॉन्ड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, ऐसी स्टेट को बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली लास्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा NuR प्लस X नेगेटिव। ये हमारा स्लो और RDS होगा। तो हुआ क्या, रेट के देखो फर्स्ट स्टेप में ही RX है, जो स्लो स्टेप और RDS है उसी में कौन अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो हम अब यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी SN2 के लिए, मतलब इसमें RX भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। और अगर दोनों होती है तो इसके लिए ऑर्डर क्या निकल के आएगा, ऑर्डर निकल के आएगा 2। अब जो हम एक वेरिएशन करके देखा था CH3X पहला, दूसरा CH3CHX CH3 और थर्ड लेते हैं CH3 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 और X। बारी बारी से आप क्या करेंगे, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे और आप इजीली बताने में केपेबल होंगे कि जैसे ही ये X बॉन्ड टूटेगा या फिर जा रहा होगा बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा और इसमें भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। आप बता सकते हो कि किस में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पर CH3 ग्रुप पर 3 हाइड्रोजन लगी हुई हैं, यहां इस कार्बन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और फर्दर आप देखोगे कि इस कार्बन पर 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं जो इस न्यूक्लियोफाइल को ट्रबल करेंगे। कहने का मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब इसको इजीली इस कार्बन की तरफ अप्रोच नहीं करने देंगे। जब ये यहां से जाएगा तो कह सकते हैं कि ये CH3X इसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद इसकी और उसके बाद फिर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रेट कम होने की वजह स्टेरिक हिंड्रेंस है। कंपैरेटिव स्टडी देखें, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा SN1 की रेट उतनी ही ज्यादा। SN2 की बात करें, क्योंकि हम मेजर फैक्टर है स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम। यहां पर न्यूक्लियोफाइल इजीली इस CH3 ग्रुप को अप्रोच कर सकता है, जबकि इसमें देखें यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को इजीली अप्रोच नहीं कर सकता और उसकी मेन वजह है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो वहां पर तो था कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी और यहां पर मेजर फैक्टर होगा वो क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा कि ये हमने देखा कि कोई भी एल्काइल हैलाइड में अगर वेरिएशन करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अगर एल्काइल हैलाइड लें तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये रिएक्शन वेरी करती हैं। तो कहने का मतलब 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन ज्यादा देंगे देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। एक पॉइंट और हम देख सकते हैं, अगर हम RX में वेरिएशन करें, RX में वेरिएशन करें, RX में X का वेरिएशन करें, एक बार आयोडीन लें, एक बार ब्रोमीन लें, एक बार क्लोरीन लें और एक बार फ्लोरीन लें, जैसे हमने पिछली SN1 रिएक्शन में देखा था। यहां पर अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन लें, क्या कोई चेंजेस आएगा रेट में? कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तो इसमें भी ब्रेक हुआ है
और बॉन्ड SN1 वाले में भी ब्रेक हुआ है, दोनों पर नेगेटिव चार्ज आना है, इसमें भी आना है और उसमें भी आना है। तो यहां पर आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन चेंज करने से कोई रेट में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रेट किस में चेंज होगा कि अगर हम 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लें, 2 डिग्री लें, 3 डिग्री लें, तो 1 डिग्री की रेट ज्यादा होगी, 3 डिग्री की रेट सबसे कम होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब फिर से हमें इसमें स्टीरियोकेमिकल चेंजेस देखने पड़ेंगे। तो SN2 के लिए स्टीरियो देखते हैं एक बार। स्टीरियो देखने के लिए पहले हमें सबसे पहले फिर से कायरल कार्बन लेना होगा, और कायरल कार्बन लेने के लिए चारों ग्रुप अलग अलग लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बाद डी लगा देते हैं यहाँ पर H, न्यूक्लियोफाइल। जैसा इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस पढ़ते टाइम हमने देखा कि ये जब Br यहां से बाहर जाएगा उसी टाइम सेम टाइम पीछे की साइड से अटैक करेगा। तो जैसे पीछे की साइड से अटैक करेगा तो बनेगा क्या, कार्बन CH3, ड्यूटीरियम H, और यहां पर देखेंगे ये तो Br, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो नया बॉन्ड बनने वाला है और न्यूक्लियोफाइल की जगह OH ले लेते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली ये बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये होगा CH3OH H D। देखते हैं क्या चेंजेस हुआ SN2 रिएक्शन में। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या था, Br को 1, कलर चेंज कर लेते हैं, Br को 1, CH3 को 2, ड्यूटीरियम को 3, तो 1 2 3 रोटेशन दें। कौन सा रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं S। फाइनली प्रोडक्ट में क्या चेंज हुआ है देखते हैं। नंबर 1 OH को मिलेगा, CH3 को 2, ड्यूटीरियम को 3, तो 1 2 3, ये रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए R। तो हम यूं कह सकते हैं कि शुरुआत में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन था वो S था और S कन्वर्ट हो गया R में, दैट मीन्स इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। SN1 रिएक्शन में आपने देखा कि न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों पॉसिबिलिटियां अटैक करने की, फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी, इसलिए दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जब इक्विमोलर मिक्सचर मिल जाएगा तो उसको बोल देंगे रेसेमिक मिक्सचर। लेकिन SN2 रिएक्शन की स्टीरियो में हमने देखा कि प्रोडक्ट में शुरुआत में हम अगर हम रिएक्टेंट में S कॉन्फ़िगरेशन वाला एल्काइल हैलाइड लें तो प्रोडक्ट जब लास्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसमें R बनेगा, मतलब 100% इन्वर्जन के साथ ये प्रोडक्ट बनेगा। और 100% जब इन्वर्जन के साथ प्रोडक्ट बनेगा तो हम यूं कह सकते हैं या फिर यूं कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्या बात आपको ये समझ में आई? मुझे लगता है कि अब हम दोनों SN1 और SN2 की कंपैरेटिव स्टडी एक साथ समझ सकते हैं। कैसे कैसे करते हैं, मैं एक साइड SN1 लेता हूं, एक साइड SN2 लेता हूं, मेमोराइज एक साथ ही कर लेते हैं। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला जो डिफरेंस है वो यही होगा, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर। सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर एल्काइल हैलाइड हम SN1 में 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री लें तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से, किसकी वजह से, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से 3 डिग्री की रेट 2 डिग्री से और 2 डिग्री की रेट 1 डिग्री से ज्यादा होगी। टर्शियरी एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड 1 डिग्री या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जबकि बात अगर मैं SN2 रिएक्शन में करूं तो SN2 रिएक्शन में हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस एक मेजर इशू है। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड में
स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इजीली उसको अप्रोच कर सकता है। इसलिए SN1 में तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रेट कम थी, जबकि SN2 में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की रेट ज्यादा होगी ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उसमें, और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से वहां पर रेट कम हो जाएगी। तो ये दो हमने मेजर डिफरेंसेस देखे हैं। तीसरे डिफरेंस की बात करें कि वहां पर हम अगर एल्काइल हैलाइड में हेलोजन को वेरिएशन में लें, एक में आयोडीन, एक में ब्रोमीन, फ्लोरीन और क्लोरीन लें, तो हम देखेंगे SN1 वाले के लिए आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा ड्यू टू चार्ज डिस्पर्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज, और SN2 में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बॉन्ड तो उसमें ब्रेक होना ही है, और जब बॉन्ड ब्रेक होना है तो कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर बात करें SN1 में, हम देखेंगे कि अगर रेट जब लिख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, और अगर SN2 रिएक्शन में देखें तो RX के अलावा वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि स्लो RDS स्टेप में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर रहा है, इस वजह से रेट उस पर भी डिपेंड कर रही है। अब बात करते हैं स्टीरियोकेमिकल चेंजेस की। SN1 में स्टीरियोकेमिकल चेंजेस में हमने देखा कि कार्बोकैटायन बनने की वजह से न्यूक्लियोफाइल के पास पॉसिबिलिटी है कि वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। दोनों साइड से जब अटैक करेगा तो एक बार मिलेगा हमें रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, और दूसरी बार हमें क्या मिलने वाला है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये इन्वर्जन और रिटेंशन 50% इक्विमोलर मिक्सचर में मिलेंगे तो कंपाउंड हमें फाइनली क्या मिलेगा, रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। और जबकि SN2 रिएक्शन में देखेंगे कि कंपाउंड हमें टोटली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, क्योंकि जिस साइड से एल्काइल हैलाइड में ब्रोमीन जिस साइड से जा रहा है उसके बैक साइड से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो हमें इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। फाइनली हम SN1 और SN2 रिएक्शन को कंपैरेटिव स्टडी के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। फाइनली एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आ जाएगी। मैं SN1 की रेट के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि पहला कंपाउंड आपके पास CH2X है और दूसरा कंपाउंड आपके पास ये है। तो आप देखोगे कि इन दोनों रिएक्शन में, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि ये SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बतानी है, किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो आप जब इस X को बाहर निकाल दोगे तो कार्बोकैटायन क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनने वाला है CH2 पॉजिटिव, दैट इज बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये बेंजीन रिंग इसके ऊपर प्लस आर इफेक्ट लगा सकती है, और प्लस आर इफेक्ट की वजह से कार्बोकैटायन स्टेबल हो सकता है। जबकि आप ये देखोगे यहां से जो कार्बोकैटायन बनने वाला है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल देन बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। जब बेंजाइलिक कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है तो रेट हम देखेंगे टुवार्ड्स SN1 रिएक्शन 1 इज ग्रेटर देन 2। फर्दर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब की बार सवाल SN2 के लिए है। तीन हमने एल्काइल हैलाइड लिए हैं और इन तीनों में आपसे सवाल पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन टुवार्ड्स SN2 रिएक्शन, तो आपको SN2 रिएक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेजर फैक्टर था, क्या था मेजर फैक्टर,
स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रखना है। यहां पर आप कभी भी, क्योंकि कंफ्यूजन हमेशा ये होता है कि SN1 रिएक्शन के लिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखते हो कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर निकालते हो, तो हमारे दिमाग में यही रह जाता है कि SN2 के लिए जितना कम कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उसकी रेट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमें स्टेरिक हिंड्रेंस ध्यान में रखना होगा। इसमें सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो फाइनली जब हम ऑर्डर निकालेंगे तो सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर इजीली अप्रोच कर सकता है। तो 3 डिग्री 3 देन 2 देन 1, ये रेट हो जाएगी SN1 और SN2 की। दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए दोनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। मिनट find out rate of reaction towards SN1 and SN2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। pH CH2X, दूसरा एग्जाम्पल है pH CH X, और तीसरा वाला एग्जाम्पल है pH X। मुझे लगता है आप SN1 और SN2 की दोनों की रेट इसके लिए निकाल सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलो करते हैं। SN1 और SN2, हम जानते हैं कि SN1 के लिए मेजर फोकस हमें रखना है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, और SN2 के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस। आप ये दिमाग में बात बिठा लें कि जब भी हम SN1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग करेंगे, और जब भी SN2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हो कि इसमें जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहां पर बनाते हैं pH CH2 फर्स्ट, सेकंड वाले का जब कार्बोकेटाइन बनाएंगे pH CH CH और यहां पर पॉजिटिव, तीसरा वाला होगा pH 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 और ये पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो कि ये एक बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, फिनाइल रिंग कुछ इस तरह से, CH2 पॉजिटिव, तो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था यहां पर ये भी बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, बट यहां पर 2 फिनाइल रिंग हैं इस कार्बन के लिए। तो एक रिंग प्लस आर इफेक्ट लगा रही है और दूसरी रिंग भी प्लस आर इफेक्ट लगा रही है, मतलब 2 रिंग है हमारे पास जो प्लस आर इफेक्ट के थ्रू इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रही है। यहां पर सिर्फ एक रिंग है, और अल्टीमेटली इस एग्जांपल में आप देखोगे कि 3 रिंग हैं जो एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो तीनों के तीनों कौन सा इफेक्ट लगा रही हैं, प्लस आर इफेक्ट लगा रही हैं। और प्लस आर इफेक्ट लगाने की वजह से ये कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो SN1 के लिए अगर रेट लिखेंगे तो SN1 के लिए थर्ड वाले एग्जाम्पल में रेट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड और उसके बाद 1। जबकि SN2 रिएक्शन के लिए हम जानते हैं कि मेजर फोकस स्टेरिक हिंड्रेंस पर करना है। तो मेजर फोकस जब स्टेरिक हिंड्रेंस पर होगा तो जब न्यूक्लियोफाइल इस तरह से अप्रोच करे और न्यूक्लियोफाइल इसके लिए अप्रोच करे और न्यूक्लियोफाइल इसके लिए अप्रोच करे, तो आप देखोगे कि 3 ये रिंग्स आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए ट्रबल करेंगी,
और यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनने देंगे, और ट्रांजिशन स्टेट जब नहीं बन पाएगी तो ये x नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इसके लिए रेट कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, किसमें, फर्स्ट वाले एग्जांपल में, थर्ड वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो हम देखेंगे कि 1 वाले के लिए रेट सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 के लिए, और उसके बाद 3 के लिए। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, करवा देते हैं सर। रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों एल्काइल हैलाइड के लिए रेट बतानी है कि किस में SN1 के लिए रेट ज़्यादा होगी। तो ये इजी है आपके लिए, जैसा कि हमने देखा कि अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा इधर, तो और इधर बनेगा ये I नेगेटिव, तो I नेगेटिव का साइज बड़ा है और Cl नेगेटिव का साइज छोटा है। तो मैंने पहले भी बताया था, बड़े साइज पर इलेक्ट्रॉन्स या फिर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इजीली हो सकता है, जबकि इस छोटे साइज के क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इजीली पॉसिबल नहीं है। तो ये जल्दी बनेगा क्योंकि ये स्टेबल है, और जब स्टेबल है तो ये जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा तो ये आसानी से बॉन्ड टूटेगा, तो इसकी रेट ज़्यादा होगी। एक हम और फैक्टर देख सकते हैं कि RCl और RI, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड इजी बॉन्ड क्यों टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2p ऑर्बिटल है और यहाँ पर n की वैल्यू जो ज़्यादा है, तो ये np जो होगा, ये 2p की वैल्यू np की वैल्यू से ज़्यादा, 2p की वैल्यू कम होगी, np की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यहाँ पर देखेंगे 2p और ये np की वैल्यू, इनका डिफरेंस कम है और इनका डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये इसका, ये जो बॉन्ड है इसका ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज़्यादा है, और ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बॉन्ड तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा, इसीलिए ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटता है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन हम देखेंगे कि सेकंड की ज़्यादा रेट होगी 1 से। तो मुझे लगता है आज की क्लास में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ी, और दोनों के हमने इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस के साथ में स्टीरियोकेमिकल चेंजेस भी देखे और कुछ क्वेश्चंस करे।